प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद SKD में आपका स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय विज्ञान पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। आप अपनी कक्षा के सभी विषय की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शिक्षा विद SKD की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भर लीजिए। पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। प्रश्न पहला, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। तो जंतुओं में होने वाले रोग मलेरिया, पोलियो, क्षय रोग आदि। पौधों में होने वाले रोग नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट आदि। प्रश्न दूसरा है, एक चित्र बना है। चित्र में दिखाए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है? जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं तो इसे हम राइजोपस या ब्रेड मोल्ड कहते हैं। और यह जीव सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है? तो यह कवक वर्ग में आता है। प्रश्न तीसरा है, प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें डॉक्टर की सलाह लेकर ही प्रतिजैविक दवाइयां लेनी चाहिए। सर्दी, जुखाम या फ्लू यानी बुखार में प्रतिजैविक नहीं लेना चाहिए। अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक दवाएं शरीर में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं। प्रश्न चौथा, पहेली ने दही जमने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जम पाया। दही न जमने का क्या कारण है? तो रेफ्रिजरेटर में ताप कम रहता है, जिसके कारण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होने से दही नहीं जमा, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव हैं वह गर्म वातावरण में पनपते हैं। प्रश्न पांचवा, मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या हैं? इनके उपयोग को सूचीबद्ध कीजिए। तो मित्रवत मतलब जो हमें रोगों से रक्षा करते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं उन्हें मित्रवत सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव के उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में होता है, औषधि उत्पादन में होता है। जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं वो इसी तरह निर्माण की जाती हैं, मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में। प्रश्न छठवां है, वैक्सीन या टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है? तो यदि मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाए तो शरीर की ये कोशिकाएं उसी अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक सूक्ष्म जीवों से हमारी सुरक्षा करती हैं। इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कोरोना वायरस चला था और इससे एक बहुत बड़ी बीमारी फैली और फिर उसका वैक्सीन या टीका आया और उसे सभी ने लगवाया। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियां, अब आप यहाँ कोरोना भी लिख सकते हैं, बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। अब देखेंगे हम प्रश्न 7वां। पहेली ने आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाया तथा एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लिया। 2 घंटे पश्चात उसने देखा आटा फूल गया। पहेली के निम्न प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कीजिए। पहला, आटे के फूलने में ईस्ट किस प्रकार सहायक है? तो जब हम ईस्ट मिलाते हैं आटे में तो ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जिसके कारण आटा फूल जाता है, उसमें बुलबुले उठते हैं और उसका आयतन बढ़ जाता है और आटा फूल जाता है।
दूसरा है ईस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग बेकिंग उद्योग में किया जाता है। तो बेकिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है। क्या इडली डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है? हाँ, इडली डोसा बनाने में भी ईस्ट का उपयोग किया जाता है। जिस भी पदार्थों में खमीर उत्पन्न होता है उसमें इसका उपयोग होता है। प्रश्न 8वां, साधारण नमक को परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं, क्यों? आपने घरों में अचार देखा होगा, तो जो अचार है उसमें नमक मिलाते हैं तो वह अचार काफ़ी समय तक चलता है, उसी को हम परिरक्षक के रूप में कहते हैं। तो अचार बनाने में नमक का उपयोग किया जाता है क्योंकि नमक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, अर्थात वह भोज्य पदार्थ सड़ता नहीं है, अचार वगैरह। इस प्रकार साधारण नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न हम देखें 9वां, इसमें लिखा है नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ नाइट्रोजन चक्र का आपको पुस्तक में चित्र बना है, आप चित्र बना लीजिए और नाइट्रोजन चक्र कैसे कार्य करता है इसमें आप देखिए। तो सबसे पहले हम देखें वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है। अब ये नाइट्रोजन कैसे चक्र के रूप में करती है? तो सबसे पहले यहाँ से देखें हम, ये 2 तीर के निशान लगे हैं। तो क्या होता है, तड़ित झंझा यानी जब बादल गरजते हैं तो उससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और पानी में मिलकर के वह मिट्टी में आ जाती है, पहले चक्र में, इसमें पहले तीर के अनुसार। दूसरे में क्या होता है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन का जीवाणु एवं जो नीले हरे शैवाल का स्थिरीकरण होता है और यह जो जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन यौगिक के रूप में परिवर्तित होता है जो खेतों में, और फिर यह मिट्टी में मिल जाती है नाइट्रोजन। अब ये कैसे आसमान में पहुंचती है? तो इस तरह वायुमंडल की नाइट्रोजन इस प्रकार से 2 तीर के निशान लगे, इस प्रकार से मिट्टी में आई। अब मिट्टी से नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में कैसे जाती है? तो पौधों द्वारा अवशोषण होता है, फिर वह पौधे अवशोषण के बाद जंतुओं द्वारा पौधों का जो कहना चाहिए आपका खाना है या कुछ भी इस तरह से, फिर वह उसमें क्या होता है, उत्सर्जन एवं जीवों को मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ पुनः मिट्टी में मिल गए। तो इस प्रकार ये पौधों के अवशोषण के द्वारा वह नाइट्रोजन पुनः मिट्टी में आ जाती है और फिर यह मिट्टी में से जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है और फिर यह नाइट्रोजन गैस के रूप में पुनः वायुमंडल में मिल जाती है और इस प्रकार नाइट्रोजन का चक्र चलता रहता है। अब देखेंगे हम प्रश्न 10वां, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव और रोगों से बचाने के लिए एक तालिका बनाना है। तो इसमें 3 कॉलम हैं जैसा आप देख रहे हैं। पहले में हम देखें सूक्ष्म जीवों द्वारा सामान्य रोग, तो ये 4 रोग लिखे हैं, मलेरिया, हैजा एवं टाइफाइड, क्षय रोग, खसरा, पोलियो और चिकन पॉक्स। अब रोगजनक सूक्ष्म जीव, मलेरिया कैसे होता है, प्रोटोजोआ से, हैजा और टाइफाइड जीवाणु से, क्षय रोग भी जीवाणु से, खसरा, पोलियो और चिकन पॉक्स कैसे होता है, वायरस से। अब इनके रोगों से बचने के उपाय, तो मलेरिया से हम क्या कर सकते हैं, बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं या मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। हैजा व टाइफाइड को कैसे हम बचा सकते हैं, तो व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों को अपनाकर हम हैजा और टाइफाइड से बच सकते हैं। क्षय रोग, इसे हम टीबी भी कहते हैं सामान्य भाषा में, तो उचित समय पर टीकाकरण करके और रोगी व्यक्ति को पूरी तरह अन्य व्यक्तियों से अलग रख के हम क्षय रोग की रोकथाम कर सकते हैं। खसरा, पोलियो या चिकन पॉक्स, यह वायरस से फैलता है, इसमें हम रोगी को पूरी तरह अन्य व्यक्तियों से अलग रख के उचित समय पर टीकाकरण करा करके हम उससे बच सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।